जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल तैयारी तक पे। मैं लेके आया हूँ आपके लिए जीके 1000 क्वेश्चन सीरीज, जिसमें अपन बारी बारी देखेंगे। एक वीडियो आपको हिस्ट्री का मिलेगा, फिर अगले दिन ज्योग्राफी का, फिर अगले दिन पॉलिटी का, ऐसे करते करते अपन ये सीरीज़ कंप्लीट करेंगे। और 1000 क्वेश्चन का उसमें मैंने ऑब्जेक्टिव का नाम दिया है। साथ में यहाँ क्वेश्चन मिलेंगे आपको लगभग 4 से 5 हज़ार क्वेश्चन। जैसे एक क्वेश्चन के साथ मैं एवरेज औसतन 4 क्वेश्चन कराऊंगा। तो जैसे आपके पूरा जीके कंप्लीट हो जाएगा मेरे हिसाब से। ये जब भी 1000 क्वेश्चन कराऊंगा, इनके साथ व्याख्या करूंगा, तो उसके हिसाब से पूरे जीके आपको बहुत अच्छे से आने लग जाएगा। और वो ये चर्चा करेंगे जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है पढ़ने का और पढ़ाने का, उसी तरीके से। तो शुरू करते हैं अपन। देखो, मेरा एक ही आग्रह है आपसे, बाकी कुछ ही मत करना। आप एक बार वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, जल्दबाजी नहीं करनी है। और नहीं अपने आप को ऐसे समझना है कि अगर मैं कोई किसी क्वेश्चन के बारे में बता रहा हूँ, व्याख्या कर रहा हूँ, तो आप ऐसे मत सोचना कि मेरे को क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन के साथ कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मैं केवल वही कराऊंगा, फालतू का एक भी पॉइंट आपको लिखाऊंगा नहीं। तो आपको पेशेंस रखना है। 10 15 20 मिनट 30 मिनट जितना भी हो, आप एक बार वीडियो ज़रूर देखना। उसके बाद में डिसाइड करना है आपको वीडियो लाइक करना है, नहीं करना है, या सब्सक्राइब करना है। जहाँ तक कुछ ही नहीं करना, एक बार मेरे करने से आप, स्पेशल रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि मैंने हिस्ट्री के कुछ वीडियोस डाले, बहुत अच्छे वीडियोस हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट होते हैं जो शुरू के 1 या 2 मिनट में डिसाइड कर लेते हैं कि आगे क्या होने वाला है या नहीं। तो ये ज़रूरी नहीं है आपको मज़ा आए शुरू के 2 मिनट में। कुछ वीडियोस ऐसे होते हैं जिनमें लास्ट में मज़ा आने वाला होता है, पॉइंट लास्ट में होते हैं, क्वालिटी कंटेंट लास्ट तक होता है। तो पढ़ने वाला कभी भी ये नहीं सोचता। तो आपको पढ़ाई करनी है तो ये वीडियो एक बार लास्ट तक देख लो, फिर आप ज़रूर डिसाइड कर सकते हो। तो क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक, दिल्ली सल्तनत में, सॉरी यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग है, दिल्ली सल्तनत में किस शासक को लाख बख्श कहा गया है? यानी लाख बख्श किस शासक को कहा गया है? मोहम्मद बिन तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, या सिकंदर लोदी? तो देखो, इस क्वेश्चन का आंसर तो हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। लेकिन अपन यहाँ दिल्ली सल्तनत को पकड़ेंगे भाई, दिल्ली सल्तनत को पढ़ेंगे। अब सल्तनत को ध्यान से देखना एक बार, कि दिल्ली सल्तनत का पहला देखेंगे अपन। वैसे तो मैं पढ़ाऊंगा एकदम, वहाँ से चल रही है अपनी, वहाँ पे अपन वैदिक सभ्यता पढ़ ली, और वहाँ से बिल्कुल डिटेल से पढ़ाऊंगा। जैसे अपने एक ट्रिक है जीके टीएसएल, यानी गुलाम खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी वंश, इस हिसाब से। अभी अपने ऑप्शन में है अपने मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो सबसे पहले यहाँ तुगलक वंश की बात कर लेते हैं ऑप्शन के हिसाब से। तुगलक वंश ने शासन किया था 1320 से लेकर 1414। यानी तुगलक वंश ने दिल्ली सल्तनत पर शासन कब किया? 1320 से 1414। और ये सर्वाधिक शासन करने वाला वंश था। दिल्ली सल्तनत पे सर्वाधिक शासन किसने किया? तो आप बताओगे तुगलक वंश ने किया था। तो ये बात कंप्लीट हो गई। फिर अपन बात करें कि तुगलक वंश में कितने शासक हुए, तो देखो ट्रिक से ध्यान रखना। ट्रिक मतलब इसे सीक्वेंस से सेट करना आपको। जैसे देखो, जीटी है, फिर है एमटी यानी मोहम्मद बिन तुगलक, यह है गयासुद्दीन तुगलक, फिर है एफटी फिरोज तुगलक, और लास्ट है एनटी। ये कीवर्ड ध्यान रखना है, जीटी, एमटी, एफटी और एनटी। यानी गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक और नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। ये है संस्थापक या प्रथम शासक, ये अंतिम शासक। ऐसे भी पूछा जाता है कि तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक के बाद में कौन बना? फिरोज तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक के बाद मोहम्मद बिन तुगलक। ऐसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब बात कर रहे हैं अपन मोहम्मद बिन तुगलक की। यहाँ मोहम्मद बिन तुगलक की बात कर रहे हैं, तो मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से गद्दी पर बैठता है और 51 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये कब से कब तक रहता है, ये काल भी यहाँ पूछे जाते हैं। 1325 से लेकर 51 तक इसने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया, और ये दिल्ली सल्तनत का सबसे शिक्षित विद्वान था। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक शिक्षित विद्वान कौन सा था? शिक्षित विद्वान शासक, तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक। और एक चीज़ ये ध्यान रखना, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के लिए अजमेर गया था। यानी मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर में। और उसके दर्शन के लिए जाने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक। इसे देखो और क्या क्या बोला जा सकता है, तो ये ध्यान रखना, ये पॉइंट काम के हैं। तो इसे देखो, इसे पागल भी कहा जाता था। ये पागल टाइप का आदमी था भाई, पागल
इसे रक्त पिपासु कहा जाता था। इसके उपनाम ये पूछे गए, खून का प्यासा, रक्त पिपासु, स्वपनशील, स्वपनशील, रक्त पिपासु, स्वपनशील, विरोधों का मिश्रण, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, विरोधों का मिश्रण, ये है इसके उपनाम, इसे विरोधों का मिश्रण भी कहा जाता था। देखो, रक्त पिपासु, पागल, स्वपनशील, विरोधों का मिश्रण किसे कहा जाता था? मोइनुद्दीन चिश्ती को, सॉरी इसमें मोहम्मद बिन तुगलक को। अब देखो एक इसमें पॉइंट है कि इसने क्या करा, राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी। ये क्वेश्चन खूब बार पूछा हुआ है कि दिल्ली से देवगिरी ले जाने वाला कौन था भाई? राजधानी दिल्ली से देवगिरी ले गया और देवगिरी का नाम बदल के इसने क्या कर दिया? दौलताबाद कर दिया। देवगिरी का नाम दौलताबाद किसने रखा? तो आप बताओगे मोहम्मद बिन तुगलक ने रखा। राजधानी कहाँ से कहाँ पर करी? देवगिरी में। और एक पूछा जा सकता है कि टोकन मुद्रा किसने चलाई? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, लिख लेना आप। टोकन मुद्रा, भाई साहब जो आप नए क्वेश्चन देखोगे तो आपको अजीब सा लगेगा ये क्या पढ़ रहे हैं अपन, लेकिन सारे काम काम के हैं ये। टोकन मुद्रा, और टोकन मुद्रा को कहा जाता है सांकेतिक मुद्रा। आप नया क्वेश्चन देखोगे और वो एग्जाम में आने के बाद में आपको पता चलेगा अरे यार ये तो पढ़ा ही नहीं था अपन ने, तो इसलिए आप पहले पढ़ लो। टोकन मुद्रा या सांकेतिक मुद्रा किसने चलाई? आप बताओगे मोहम्मद बिन तुगलक ने। एक ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कृषि विभाग था एक अमीर ए कोही, अमीर ए कोही विभाग, ये कौन सा विभाग था? कृषि विभाग था। इसकी स्थापना किसने की, इसका गठन किसने किया? तो वो मोहम्मद बिन तुगलक ने। एक आता है दीवान ए कोही, इसका गठन भी किसने किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो ये भी लिखना कि अमीर ए कोही व दीवान ए कोही विभाग की स्थापना या गठन, तो ये हो गए किसने किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। एक चीज़ ध्यान रखना, इसी के टाइम पर 1333 में इब्न बतूता भारत आया था। इब्न बतूता कहाँ का था? मोरक्को का। इब्न बतूता भारत आया था किसके काल में? तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। कब आया? 1330 में। ये भी ध्यान रखना, ये अफ्रीकी यात्री था, ये मोरक्को का था, और ऐसे पूछे तो अफ्रीकी यात्री, अफ्रीका का था। ठीक है, अब बात करते हैं 1333 में तो इब्न बतूता आया, और 1336 में ध्यान रखना हरिहर और बुक्का दो भाई थे। हरिहर बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने करी? तो आप बताओगे हरिहर बुक्का ने करी। कब करी? ये क्वेश्चन पूछा जाता है 1336 में। किसके शासनकाल में? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। ठीक है, और दूसरा ध्यान रखना, देखो 1333, 1336 और 1347 में क्या हुआ? 1347 में अलाउद्दीन आलम शाह ने बहमनी राज्य की स्थापना की। ये दोनों ध्यान रखना, आपको जोड़ जोड़ के पढ़ना है, 33, 36 और 47। आलम शाह ने बहमनी राज्य की स्थापना की। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि बहमनी राज्य की स्थापना किसने की? अलाउद्दीन आलम शाह ने। कब की? 1347 में। किसके काल में? ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो ये हो गया। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि एडवर्ड थॉमस नाम का एक व्यक्ति था। कौन था? एडवर्ड थॉमस, एक व्यक्ति था, उसका नाम था एडवर्ड थॉमस। इसने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स की संख्या दी थी। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी। प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा किसने दी? तो एडवर्ड थॉमस ने दी थी। और किसको? मोहम्मद बिन तुगलक को। अब लास्ट बात करते हैं मृत्यु की। तो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई थी, वो हुई थी ठट्टा में। ठट्टा स्थान है, वहाँ हुई थी 20 मार्च 1351 में। तो ये भी ध्यान रखना
कि मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कब हुई, और मृत्यु के बाद में फिरोज तुगलक इसका तुगलक वंश का शासक बनता है। तो इतने क्वेश्चंस अपने देख लिए। अब लगते हाथ ही अपन देख लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे। आपका टारगेट क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, आपका टारगेट होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी कैसे मिले। तो अपन बात करते हैं अलाउद्दीन, सॉरी, कुतुबुद्दीन ऐबक की। कुतुबुद्दीन ऐबक, तो ये कौन था भाई? तो ये गुलाम वंश का संस्थापक था, गुलाम वंश का संस्थापक था, गुलाम वंश का संस्थापक था। और इसने 1206 से लेकर 1210 तक दिल्ली सल्तनत पे कार्य किया, और ये दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था, यानी गुलाम वंश का संस्थापक, या यूं कहें तो दिल्ली सल्तनत का भी संस्थापक यही था। दिल्ली सल्तनत पे सबसे पहले शासन किसने किया? तो वही अपनी ट्रिक थी, मैंने बताया था आपको, GK TSL। इस हिसाब से ये क्रम भी ध्यान रखना, वो आपको मैं वहाँ कराऊंगा जब डिटेल से जहाँ पढ़ा रहा हूँ वहाँ से। तो राजधानी, तो आप को पूछे गुलाम वंश की राजधानी कौन सी थी, या कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो वो थी लाहौर। राजधानी कहाँ थी? लाहौर। इसने क्या किया? इसने दिल्ली में, इसने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। इसने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, ये भी पूछी गई है, कहाँ पर? दिल्ली में। किसने करवाया? तो आप बताओगे कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। अजमेर में 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण करवाया। अजमेर में 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण, ये भी ध्यान रखना। कुतुब मीनार की नींव डाली। देखो, कुतुब मीनार का निर्माण अलग ने करवाया और नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी, यानी निर्माण तो इल्तुतमिश ने करवाया और नींव डाली थी, वो डाली थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार की नींव डाली थी, किसने डाली? वो भी इसी ने डाली। 1208 में इसको गयासुद्दीन महमूद ने सुल्तान की उपाधि थी, ये भी ध्यान रखना। 1208 में गयासुद्दीन महमूद ने सुल्तान की उपाधि दी। जो मैं यहाँ शॉर्ट लिख रहा हूँ, आपको पूरे से लिखना है। 1208 में गयासुद्दीन मोहम्मद ने सुल्तान की उपाधि दी। मिन्हाजुल सिराज ने इसे हतिमाई कहा। इसके उपनाम भी पूछे जाते हैं भाई, मिन्हास, ये भी ध्यान रखना, मिन्हास उज सिराज ने हतिमाई कहा, ये ध्यान रखना, ये लिख लेना, हतिमाई कहा। किसको कहा? कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसने? मिन्हाजुल सिराज ने। इसे लाखों का दान देने वाला या लखता भी कहा जाता है, जो क्वेश्चन अभी अपना पूछा है, लखता या लाख बख्श, लखता या लाख बख्श क्यों कहा जाता है? तो ये दान देने वाला जाता था, ये लाखों में दान देता था भाई, इसलिए इसे लगता है लाख बख्श कहा जाता है। इसे कुरान खा भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना। इसे इसे कुरान खां भी कहा जाता है, इसे कुरान खां भी कहा जाता है। अब एक चीज़ ये ध्यान रखना, इसकी मृत्यु हुई थी वो 1210 में हुई थी, और ये चौगान खेलते हुए घोड़े से गिर गया था, तो इसको लाहौर में ही दफनाया गया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई? 1210 में। कहाँ पे हुई? लाहौर में। कैसे हुई? तो घोड़े से चौगान खेल रहा था और चौगान खेलते खेलते गिर गया, तो वहाँ से उसकी मृत्यु हो गई, और इसे लाहौर में ही दफनाया गया था, क्योंकि काफ़ी शासक ऐसे थे जिनकी मृत्यु और कहीं हुई है, उनको दफनाया और कहीं गया, इसलिए दफनाने वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो मेरे हिसाब से ये हो गया होगा। और एक ये भी ध्यान रखना, इसका एक दरबारी था हसन निजामी, हसन निजामी। और ये चीज़ आप कमेंट में बताओगे कि हसन निजामी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, ये क्वेश्चन खूब बार पूछा हुआ है, या आप कमेंट में बताओगे। अब आगे बात करते हैं अपन, वो करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की। देखो, मैं अलाउद्दीन खिलजी और सिकंदर लोदी, ये 4 ऑप्शन है, दबा के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। अगला है, अपन बात करेंगे यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी की। अलाउद्दीन खिलजी, ये खिलजी वंश का संस्थापक था, और खिलजी वंश ने जलाल 3 शासक हुए थे खिलजी में, ये भी ध्यान रखना। खिलजी वंश में 3 शासक थे, कौन कौन से? तो वही अपन ध्यान रखें, JK, AK और MK। JK, AK और MK, मतलब जलालुद्दीन खिलजी संस्थापक,
फिर है अलाउद्दीन खिलजी, फिर है मुबारक खिलजी जो अंतिम शासक था। ठीक है, और खिलजी वंश ने शासन किया था 1290 से 1320, 1290 से लेकर 1320 तक दिल्ली सल्तनत पे शासन किया था। तो ये अपन बात कर रहे थे। अब यहाँ देख रहे हैं अपन अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 से लेकर 1316 तक शासन किया। 1296 से लेकर 1316 तक ये दिल्ली सल्तनत का शासक रहता है। और इसमें काम की चीज़ें मैं बताऊंगा। इसने स्थायी सेना की नींव रखी थी। पहला ही काम तो ये करना है, इसने स्थायी सेना की नींव रखी। ठीक है, आप पूरा लिख लेना, स्थायी सेना की नींव रखी। एक ये ध्यान रखना, घोड़ा दागने व सैनिकों का हुलिया लिखने की परंपरा शुरू करी। घोड़ा दागने व हुलिया, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ हुलिया, आपको लिखना सैनिकों का हुलिया लिखने की परंपरा शुरू की। ठीक है, एक ये वेरी मोस्ट कर लेना आगे, मूल्य नियंत्रण प्रणाली लागू की। मूल्य नियंत्रण प्रणाली लागू की। मूल्य नियंत्रण प्रणाली लागू की। ठीक है, ये आप मोस्ट कर लेना। फिर बात करते हैं, इसने एक जमेत खाना मस्जिद बनवाई। जमैयत खाना मस्जिद बनवाई इसने अलाई दरवाज़ा कहा, जिसे इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। अलाई दरवाज़ा बनवाया। इसने सीरी का किला बनवाया, ये भी इम्पोर्टेंट है, सीरी का किला। इसने 1000 खंबा महल बनवाया। 1000 खंबा महल बनवाया। देखो अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो ये खिलजी वंश का दूसरा शासक था। इसने 1296 से लेकर 1316 तक शासन किया। इसने स्थायी सेना की नींव रखी। घोड़ा दागने व सैनिकों का हुलिया लिखना है, मतलब सैनिक का फेस ही चेंज कर देता था, बहुत बहादुर बना देता था। मूल्य नियंत्रण प्रणाली लागू की। जमेत खाना मस्जिद बनवाई। सीरी का किला बनवाया। अलाई दरवाज़ा बनवाया और 1000 खंबा महल बनवाए। ये ध्यान रखना। फिर बात करते हैं अपन, लगते हैं हाथ, अपन बात कर लेते हैं। यानी इस क्वेश्चन में तो अपन चारों ऑप्शनों की बात करेंगे। तो अगला है, वह है अपना सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ये कौन था भाई? तो ये लोदी वंश का शासक था। और लोदी वंश ने, देखो लोदी वंश ने शासन किया था, वो किया था 1451 से लेकर 1526 तक। 1451 से लेकर 1526 तक। यानी अपन बात करें तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था जिसने शासन किया था। सबसे पहला गुलाम और अंतिम था लोधी वंश। इसमें भी 3 शासक हुए थे, कौन कौन? तो देखो, एक तो था बहलोल लोधी, फिर सिकंदर लोधी, फिर इब्राहिम लोधी। तो अपन BCI के हिसाब से ध्यान रख लेंगे कि बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। और जैसे मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा ना, आपको बताऊंगा कैसे याद करना है। ये याद भी हो जाते हैं, आपको बस थोड़ा सा माइंड में रखना है कि इसके बाद में ये था, इसके बाद में ये था। और रिवीजन का टेक्निक भी बताऊंगा कैसे याद करना है। ठीक है, तो अपन अभी देख रहे हैं। देखो बहलोल लोधी तो 1451 से 89 तक रहा। 1489 से लेकर 1517 तक सिकंदर लोधी, और 1517 से लेकर 1526 तक इब्राहिम लोधी था। उसके बाद में फिर मुगल काल आ जाता है। तो अपन देख रहे हैं यहाँ सिकंदर लोधी। और सिकंदर लोधी कब से कब तक था? तो आप बताओगे 1489 से 1517। 1489 से 1517 तक सिकंदर लोधी रहता है। और इसने क्या किया? पहला ही तो काम है, देखो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है कि आगरा नगर की स्थापना किसने करी? 1504 में आगरा की स्थापना किसने करी? तो आप बताओगे सिकंदर लोधी ने। बादलगढ़ के किले का निर्माण करवाया। बादलगढ़ के किले का निर्माण, बादलगढ़ का किला किसने बनवाया? तो आप बताओगे सिकंदर लोधी ने। और इसका एक वजीर था मियाँ मुआ। तो ये भी ध्यान रखना, इसका एक वजीर था, उसका नाम था मियाँ मुआ। ये खूब बार क्वेश्चन पूछा गया, मियाँ मुआ। नाम ऐसे भी दिया जाता है कि किसने बनवाई। अगर मियाँ मुआ नहीं आता है तो वो हो जाता है सिकंदर लोधी। तो इसके वजीर मियाँ मुआ ने मोठ की मस्जिद बनवाई थी। ये भी ध्यान रखना, मोठ की मस्जिद किसने बनवाई? तो ये सिकंदर लोधी ने बनवाई थी, ऐसे मान लो आप। तो ये तो मियाँ मुआ तो पूछता नहीं है, अगर पूछ ले तो। और ये शहनाई सुनने का शौकीन था। बस लास्ट पॉइंट है कि ये शहनाई सुनने का शौकीन था। और मेरे हिसाब से इन 4 ऑप्शनों के बारे में मैंने कम से कम भी आपको 20 से 25 क्वेश्चन बता दिए। ये सारे के सारे पूछे हुए क्वेश्चन हैं या पूछे जा सकते हैं। अब अपन बात कर रहे हैं, और इस वीडियो में मैं आपको बता के जाऊँगा कम से कम भी 50 से भी ज़्यादा क्वेश्चन।
गांधी जी के आंदोलनों को नीचे दिए गए वर्षों के साथ सुमेलित करो भाई। सुमेलित करना है कि चंपारण कब हुआ, खेड़ा कब हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ। ये आपके पास पड़ा है, जब तक मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या याद रखना है। चलो बात करते हैं। देखो मेरा पढ़ने का और पढ़ाने का तरीका यही है, आपको सीक्वेंस ही याद करना है। तो कैसे करोगे, तो कभी भी रिवाइज करो तो आप लिख लो, तो 1905 से शुरू हो जाना। तो 1905, 1906, 1907, फिर 1908 को रहने देते हैं अपन, काम काम की 16, फिर 1917, फिर 1918, फिर 1919, फिर 1919 तीन बार है, 1919 तीन बार, फिर 1920 है, फिर 1922 है। एक बार तो यहाँ तक चलेंगे अपन, फिर 1923, 1924 और 1925। यहाँ तक सारी डेट याद हो जाएगी आपको, क्योंकि ये क्वेश्चंस पूछा जाता है और ऐसे हार्ड भी होते हैं। तो 1905 में क्या हुआ, तो आप बताओगे कि बंगाल का विभाजन हुआ था भाई। इस टाइम क्या हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ। चलो ये हो गया। फिर अपन बात करें 6 में, तो 6 में क्या हुआ, तो आप बताओगे मुस्लिम लीग की स्थापना। 6 में हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना, मुस्लिम लीग की स्थापना। बात करते हैं 7 में, तो 7 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था। फिर आगे चलते हैं अपन 16 में, 16 में लखनऊ समझौता व साबरमती आश्रम की स्थापना। 16 में ही लखनऊ समझौता हुआ था, लखनऊ समझौता व साबरमती आश्रम। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई, तो आप बताओगे 1916 में। 17 में क्या हुआ, चंपारण सत्याग्रह। 18 में खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह। 19 में क्या हुआ, तो आप बताओगे रोलेट एक्ट, रोलेट एक्ट। और 1919 में फिर क्या हुआ, तो आप बताओगे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड। फिर 19 में क्या हुआ, तो आप बताओगे खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। 20 में क्या हुआ, असहयोग आंदोलन। यहाँ मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, बाकी जैसे डिटेल वाली में पढ़ेंगे तो पूरा एकदम सही से बताएंगे। 22 में क्या हुआ, चोरा चोरी कांड, चोरा चोरी कांड। 23 में क्या हुआ, तो आप बताओगे स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी, स्वराज पार्टी की स्थापना। 24 में HRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। और 25 में क्या हुआ, 25 में काकोरी कांड, काकोरी कांड। तो अपन यहाँ देख लेते पहले। तो चंपारण तो कब हुआ था, तो आप बताओगे 1917 में। खेड़ा कब हुआ था, 1918 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ, ये मैंने लिखाया नहीं, ये आगे है। और भारत छोड़ो आंदोलन ये भी मैंने लिखाया नहीं। तो पहले तो अपन इसकी का डिस्कशन कर ले। तो ए में क्या आएगा, ए में आएगा 3। तो ए में 3 कौन से में है, तो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो ए में 3 इसमें है और इसमें है। चलो एक तो ये हो गया। फिर है बी में कौन सा आएगा भाई, बी में 4 आएगा। तो बी में 4 कौन से में, बी में 4 इसमें भी है और बी में 4 इसमें भी है। तो ये हो गई। अब अपन को देखना है, ये इनका भी पता होगा कैसे करेंगे। तो ये हो गया दोनों। फिर बात करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन की। तो 1930 में हुआ था ये, 1930 में। और भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में। एक साथ नहीं याद होगी, थोड़ी थोड़ी याद करनी है, जैसे ऐसे करा ना, 25 तक करो, फिर 26 27 ऐसे करते रहेंगे अपन। तो यहाँ देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन 2 हो जाएगा अपने, सी में 2 हो जाएगा। सी में 2 कौन सा हो जाएगा, ये। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब कितने क्वेश्चन मिल गए, मतलब आप देख सकते हो इसमें ही कम से कम 10 क्वेश्चन आपको मिल गए। तो ऐसे करके अपन को आगे चलना है। चलो आगे चलते हैं।
भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है। सल्तनत काल के बाद में मुगल काल आता है, उसमें बताना है कि भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है। तो कौन है भाई भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक? तो ये हो जाएगा मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गोरी, इल्तुतमिश या जहीरुद्दीन बाबर। तो आप बताओगे यह है मोहम्मद गोरी। तो ऑप्शन है 20 का सही उत्तर हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं अपन। बौद्ध संगीतियों के आयोजन का सही कालानुक्रम बताना है आपको। बौद्ध संगीतियों का तो मैंने आपको बता रखा है, कैसे याद करोगे? ये मेरी पुरानी ट्रिक है, RVPK। फिर मैंने बताया आपको, आप बताओगे AK, ठीक है। फिर है MSTV, इस हिसाब से। चाहे तो ये पहले लिख सकते हैं या ये नीचे लिख सकते हैं, अपन ऐसे भी कर सकते हैं। इनको हटा दो, इनको नीचे लिखा करो लास्ट में। AK सारी याद हो जाएगी आपको, चिंता ही नहीं करनी है। देखो ये तो क्या है, तो ये तो है स्थान। ये तो क्या है, ये तो बौद्ध संगीतियों का स्थान है। अब बात करते हैं अपन अध्यक्ष की। तो देखो ये है, इस लाइन वाले हैं अध्यक्ष, ठीक है। और ये है शासक, पर जिस शासक के काल में बौद्ध संगीति का आयोजन। ये तो हो गया देखो स्थान, ये हो गया अध्यक्ष, और ये हो गया शासक, और ये हो गया क्रम 1 नंबर, ये 2, 3 और 4, यानी प्रथम बौद्ध संगति, द्वितीय, तृतीय बौद्ध संगति और चतुर्थ। तो आपको पूछे कि जो प्रथम बौद्ध संगति हुई थी वो कहाँ हुई थी, तो आप बताओगे राजगृह में हुई थी, ठीक है। दूसरी कहाँ हुई, तो दूसरी बताओगे वैशाली में हुई थी, ठीक है। ये 2-3 बार याद करो, लिखोगे जब तक याद हो जाएगी। RVPK, MSTV, AK। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है बौद्धिज्म का। वैशाली। तीसरी हुई थी, वो हुई थी पाटलिपुत्र में। वो चौथी हुई थी कुंडलवन में, कुंडलवन में, ठीक है। और ये कहाँ है, कश्मीर में। अगर कुंडलवन नहीं दे तो आप लिख देना कश्मीर, ठीक है। चारों बौद्ध संगीतियाँ हो गई। अब अपन बात करते हैं इनके अध्यक्ष की। तो M का मतलब तो है महाकश्यप, M का मतलब तो होता है महाकश्यप। से का मतलब होता है सभाकामी, सभाकामी। और टी का मतलब होता है तिस। और वी का मतलब हो जाता है वसुमित्र, वसुमित्र, ठीक है। और वसुमित्र एवं अश्वघोष, ये अश्वघोष तो उपाध्यक्ष था यहाँ पे। तो ये तो नहीं लिखना है, या मैं लिख देता हूँ, लेकिन आपको नीचे लिखना है उपाध्यक्ष, ठीक है। ये हो गया। अब बात करते हैं शासक। तो शासक का ध्यान रखना, AK में यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना। पहला बड़ा है A, तो A का मतलब हो जाएगा अज्ञात शत्रु, अज्ञात शत्रु। 2 नंबर पे है तो वह है काला शोक। जो बड़े बड़े वाले पहले लेना है, काला शोक। अब देखो ये हो जाएगा अशोक, और ये हो जाएगा कनिष्क। अब आपसे क्वेश्चन पूछे कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई, तो आप बताओगे राजगृह में। अध्यक्ष कौन था, महाकश्यप। और किसके शासनकाल में हुई, अज्ञातशत्रु में। तो सेम ऐसे ऐसे ही करना। मैं चारों को रिवाइज कराऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो ये करना है। अब एक चीज़ आपको अगर ये पूछे ना, अगर अगर आपको देखो ये भी ध्यान रखना हो कि ये इनका टाइम भी ध्यान रखना। तो पहले तो 483 ईसा पूर्वी में, फिर 100 में नीचे आ जाओ 383 ईसा पूर्वी। फिर ये तीसरी हो जाएगी 251 ईसा पूर्वी। और ईसा की प्रथम शताब्दी, ये भी लिख लेना, ईसा की प्रथम शताब्दी। हालांकि शुरू की ध्यान रखनी है 483, 383 और 251, बस ऐसे ऐसे ध्यान रख लेना, बाकी कंप्लीट हो जाएगी। तो अब मेरे को बताओ बौद्ध संगीतियों के आयोजन का ये आपको क्रम बताना है। तो देखो देखो RVPK होता है कि RVPK बैठ रहा कि नहीं बैठ रहा, फिर RV नहीं बैठ रहा, यहाँ R है तो RVPK, फिर ये से बिठा दो RVPK। अब बताओ कौन सा क्वेश्चन आंसर सही हो सकता है ऑप्शन, तो आप बताओगे ये सही बैठ रहा है, तो ऑप्शन D इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऐसे आपको ध्यान रखना। अब कैसे भी पूछ सकता है, ये आयोजन का क्रम भी पूछ सकता है, अध्यक्षों का क्रम भी पूछ सकता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन कि निम्नलिखित में से अशोक के द्विभाषी अभिलेख थे, अशोक के द्विभाषी अभिलेख थे
और वो कौन कौन से थे, तो आपको बताना है गुर्जरा व मास्की, शाहबाजगढ़ी व मनसेरा, तक्षलीला व लगमान एवं शेरे कुना। तो इसका आंसर हो जाएगा वह है शेरे कुना। इसका आंसर हो जाएगा शेरे कुना। और कंधार अभिलेख या अरामाइक एवं ग्रीक द्विभाषी अभिलेख था ये भी ध्यान रखना। चलो अगला क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। चलो ये मेरे को बताओ, तुम निम्नलिखित में से किस स्थल से घोड़े की अस्थियों के अवशेष मिले। मैंने लिखाया था आपको घोड़े के अस्थि पंजर, याद है? तो अगर मेरे जो हिस्ट्री के अपने वीडियो चल रहे हैं उसमें मैंने सभ्यताएं पढ़ाई है आपको, और वहाँ बताया मैंने कि घोड़े के अस्थि पंजर कहाँ से मिले। घोड़े के अस्थि पंजर नहीं देखा तो वीडियो एक बार जाके देखना, मैंने बहुत अच्छे से बताया कि घोड़े के अस्थि पंजर या अस्थियों के अवशेष सुर कोटड़ा, कोट दीजी या लोथल या नन। तो घोड़े के अस्थियों के अवशेष या अस्थि पंजर मिले थे सुर कोटड़ा में, ये ध्यान रखना। और ऑप्शन में आप बताओगे और कहाँ कहाँ मिला, ये भी बताना है कि और कहाँ कहाँ मिला है, वो भी आपको कमेंट में बताना है। चलो आगे चलते हैं। यदि मैं अपने एक गुलाम को भी पालकी में बैठा दूं तो मेरे आदेश पर मेरे सभी सरदार उसे कंधों पर बिठा कर ले जाएंगे। कहने का मतलब यही है कि मेरे जो सरदार है मेरे इतने आज्ञाकारी हैं कि मैं अपने दुश्मन को भी कंधे पे बिठा लूँ, पालकी में बिठा लूँ, तो वो मेरे आदेश पर कंधों पर बिठा के ले जाएंगी। तो ये बताओ ये किसके लिए कहा था, सॉरी किस शासक का है, तो ये आपको बताना है। बलबन का है, खिजर खां का है, या सिकंदर लोदी का है, या अलाउद्दीन खिलजी। तो ये बताना आपको। तो ये कथन है वो सिकंदर लोदी का। किसका कथन है? सिकंदर लोदी का। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखो बलबन, बलबन नाम आते दिमाग में आना चाहिए भाई साहब। रो एवं लोह की, रक्त एवं लोह की नीति अपनाई थी। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। लोह की नीति अपनाई थी, रक्त वह लोह की नीति अपनाने वाला कौन था? वह था बलबन था। खिजर खां कौन था भाई, ये बता सकते हो कि आप? इसका ध्यान रखना, सैयद वंश की स्थापना करी थी। सैयद वंश का संस्थापक दबा के क्वेश्चन पूछा गया है। सैयद वंश का संस्थापक, सैयद वंश का संस्थापक था। बाकी अलाउद्दीन खिलजी मैंने आपको बताया कि जेके के बाद में एक के आया था, एक के बाद में एम के आया था, और एम के लास्ट था और जे के प्रथम था। तो आप बता सकते हो मेरे हिसाब से। चलो बात करते हैं महात्मा बुद्ध का गृह त्याग का प्रतीक क्या है भाई। महात्मा बुद्ध का गृह त्याग का प्रतीक ये बताओ भाई, इसका क्या हो सकता है? कमल है, घोड़ा है, स्तूप है, या पीपल है? बताओ भाई, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? ये आप आराम से बता सकते हो। कमल, घोड़ा, स्तूप या पीपल? तो आपको ये बताना है। तो महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक तो क्या था, आपको पता ही है भाई। जन्म का प्रतीक था कमल। जन्म का प्रतीक क्या था? कमल। तो ये तो किसका था? जन्म का प्रतीक। फिर बात करते हैं अपन, ज्ञान का प्रतीक क्या था? तो वो था पीपल, जिसे बोला जाता है बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष ये था ज्ञान का प्रतीक। ज्ञान का प्रतीक ये था। फिर बात करें अपन मृत्यु का। तो मृत्यु देखो कैसे ध्यान रखोगे आप। मृत्यु हो जाती है मान लो किसी आदमी की, उसको लिटाया जाता है, मान लो, या तो उसको जलाया जाएगा या दफनाया जाएगा। तो दफनाते हैं तो भी स्तूप सा बन जाता है या मिट्टी का ढेर बन जाता है। तो ये किसका हो जाएगा? मृत्यु का प्रतीक। ये ध्यान रखना आप, ट्रिक से ध्यान रखना। कैसे? तो मृत्यु का प्रतीक मैं बताऊंगा आपको, है ना, सारी चीज़ें याद भी हो जाएगी। घोड़ा, तो घोड़ा है गृह त्याग का प्रतीक। ये चारों याद कैसे रखने हैं आपको? देखो जैसे कि जन्म होता है बच्चे का तो उसको अपन क्या देते हैं कि फूल देते हैं, कमल का फूल, ये छोटा सा खिलौना देते हैं। खिलौना क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे? कमल का फूल। फिर है घोड़ा, तो बुद्ध जहाँ घर से निकल गए थे, भाग गए थे, यानी घर को छोड़ दिया था उन्होंने, तो वो किस पे गए होंगे? पीपल पे बैठ के तो गए नहीं होंगे।
स्तूप पर बैठ के नहीं गए हैं, कमल पे बैठ के थोड़ी गए होंगे। घर से निकलता है तो कुछ ना कुछ लेके, अभी तो वाले बच्चे अगर किसी को डांट दे तो वो बाइक लेके या कार लेके जाएंगे या साइकिल लेके जाएंगे। उस टाइम तो साधन यही थे, तो वो घोड़ा लेके गए थे। ठीक है, घर त्याग, घर छोड़, कैसे छोड़ा उन्होंने, घोड़े पे छोड़ा था, घोड़े पे बैठ के चले गए। फिर बात है स्तूप। मैंने बताया कि मृत्यु हो जाती है तो जलाओगे तो भी राख का ढेर हो जाता है, वो दफनाओगे तो भी मिट्टी का ढेर लगाना पड़ेगा, तो स्तूप बन जाएगा। ये मिट्टी का ढेर है, यही स्तूप है, आपको ऐसे समझना है। ठीक है, तो मृत्यु वाला कंप्लीट हो गया। पीपल या बोधि वृक्ष, तो इसके नीचे बैठे बैठे को ज्ञान प्राप्त हुआ था। आप पढ़ते हो कहीं, आप रूम में बैठे रहते हो तो जैसे छत के नीचे, तो आपको ज्ञान कहाँ प्राप्त हो रहा है, छत के नीचे। तो इनको हुआ था पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान। तो हो गया, ये चारों याद रह जाएंगे मेरे हिसाब से आपको। चलो आगे देखते हैं, ये हो गया कंप्लीट। अगले वीडियो में अपन देखो, अगला जब भी वीडियो लेके आऊँगा मैं नेक्स्ट डे, उसमें लेके आऊँगा आपको के लिए ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में वही क्वेश्चन रहेंगे और जितनी व्याख्या हो सकती है, जितने काम काम के क्वेश्चन। इस सीरीज के अंदर आपको एक भी पॉइंट ऐसा नहीं मिलेगा जो आपका अनुपयोगी हो, एक भी लाइन आपकी खराब नहीं जाएगी। उसके बाद मैं कराऊंगा पॉलिटी, और यही क्रम चलेगा। और आपकी अगर डिमांड रहेगी तो हर दिन फिर तीनों मिल जाएंगे। अभी तो मैं एक एक दिन ही कराऊंगा, और वैसे अपना चल ही रहा है। और एक अपनी पॉलिटी में मैं सीरीज शुरू कर रखी है मैंने, आर्टिकल 1 से लेकर 395, डेली के वही 10 से 20 मिनट के आसपास, जिसमें आपको आर्टिकल याद करा रहा हूँ। जैसे पहले वीडियो में मैंने करवाया था 4 आर्टिकल, फिर उसके बाद में 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, ये नागरिकता वाले हैं। और ये भाग 1 के अनुच्छेद। तो ये भाग 1 था और ये भाग 2 हो गए। अब भाग 3 पढ़ेंगे अपन, तो अनुच्छेद 12 से 35 तक। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।